Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 27 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है लेंसेज इंपॉर्टेंट टर्म्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि जैसे मैंने मिरर में आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हम न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, प्लस लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक वैसे ही टर्म्स और लगभग उन्हीं से मिलता जुलता सारा चीज आपको लेंस में भी मिलेगा। और अगर आपने वो लाइट वाला टर्म्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये टर्म्स समझने में आसानी हो। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, यहां पर आपको मैं पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा और होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको हमारा ये टॉपिक वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से ही हमें एक एनर्जी मिलती है। अगर कोई कमी हो तो आप उसे भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई डाउट्स हो तो उसे भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो टर्म है लेंस में वो होता है अपर्चर। क्या होता है? अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या होता है? आप मिरर में याद करिए, अगर मिरर के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वैसे सेम टर्म्स यहां पर भी होता है। द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और ये हमारा लेंस कौन सा है? ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब ये दोनों लेंस में अगर रिफ्रैक्शन हो तो लाइट रे का इंसिडेंट रेंज यहां से यहां हो। अगर लाइट रे यहां पर इंसिडेंट करेगी तो उनमें रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट रे यहां इंसिडेंट करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, यहां इंसिडेंट करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। बट आप ये मुझे बताइए, क्या लाइट रे यहां इंसिडेंट करेगा तो क्या ये इस लेंस के रेंज में है? ये तो ऐसे सीधे सीधे निकल जाएगा। ये तो किसी भी चीज से इंसिडेंट ही नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज से टकरा ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम वो पोर्शन ऑफ द लेंस जहां पर इंसिडेंट रे क्या होता हो? रिफ्रैक्ट होता हो, वो मैक्सिमम लेंथ या रेंज या पोर्शन ही क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। इसमें जैसे देखिए, ये इसका आखिरी पॉइंट है ए और इसका आखिरी पॉइंट मैंने रख दिया बी। तो ये मैक्सिमम पोर्शन जो है क्या है? इसका ए बी है। इतने के रेंज में, इतने की दूरी में, इतने के पोर्शन में जब भी लाइट रे इंसिडेंट होगा तो उनमें रिफ्रैक्शन पाया जाएगा। सेम वे में ये हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस है तो डेफिनेटली यहां पर भी सेम वही रेंज हुआ, मैक्सिमम सेम वही चीज हो रहा है। यहां पर भी ए और बी मैक्सिमम रेंज यही है। इस रेंज में जब भी लाइट रे इंसिडेंट होगा तो उनमें रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर ये उनसे आउट ऑफ रेंज जिसे कहा जाता है, इस लेंस से काफी दूर देखिए ये रेज जा रहा है, तो ये सीधे सीधे निकल जाएगा। इनसे इस लेंस का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन कैन बी टेक्स प्लेस, दैट मैक्सिमम रेंज और पोर्शन इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द लेंस। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ आपको लाइट जैसा ही मिल रहा है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो ए बी मैंने करके लिखा हुआ है ये वही अपर्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी, आप यहां पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ए बी सी डी, आपको जो रिप्रेजेंट करना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ही इजी है और मिरर पढ़े होंगे तब तो और भी आपको इजी लगेगा। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम विच द लेंस हैज बीन कट। अब इसको समझते हैं। कोई भी लेंस है, और लेंस का जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है कि ये कोई ना कोई स्फेरिकल, कांच का कोई ना कोई स्फेरिकल सरफेस होगा जहां से इसे कट करके लेंस को लिया गया है। तो वो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल मैं यहां पे बनाता हूं, फिर मैं डायग्राम जो बनाया उसको भी आपको दिखाता हूं। सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल पोर्शन था कांच का, ग्लास का। मैंने यहां से कट किया, यहां से कट किया, ठीक है। ये कट करके ये पोर्शन मैंने ले लिया। ऐसे ही सेम एक और हॉलो स्फीयर था और मैंने उसमें कट किया, उसके किसी भी दो पोर्शन को यहां से कट करके यहां पे निकाल लिया। अब इन दोनों को आमने सामने अगर मैं लगाऊंगा, मतलब इसको उठाकर किधर कर दूं और इसको लगा करके ऐसे कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये हॉलो स्फीयर से बना, और आपको मालूम है कि लेंस में दो सरफेस होते हैं। इसका मतलब दो हमारा हॉलो स्फीयर रहा होगा। जब दो सरफेस है तो दो हॉलो स्फीयर रहा होगा, ठीक है। और जब दो हॉलो स्फीयर रहा होगा तो उनके सेंटर कितने रहे होंगे, दो सेंटर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं यहां पे डायग्राम बनाया हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। सपोज दैट ये वाला जो सरफेस है, ठीक है। अब आप इसको आगे बढ़ाते जाइए, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। ये इमेजिन करिए कि एक हॉलो स्फीयर था और उसी का एक पोर्शन कट करके मैंने यहां पर लिया हुआ है। तो इस हॉलो स्फीयर का, इस वाले हॉलो स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा, जो मैथ में भी आप पढ़ते हो, ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस वाले लेंस की बात की जाए, मतलब इस वाले सरफेस की बात की जाए, इस वाले सरफेस की बात की जाए, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी क्या होगा, एक हॉलो स्फीयर से बना होगा, एक सर्कल से बना होगा, ग्लास रहा होगा, उसकी इस पोर्शन को कट करके लिया गया होगा। तो इसका सेंटर यहां पे हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो जब दो सरफेस हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे, दो होंगे। एक को आप C1 बोल दीजिए, एक को C2 बोल दीजिए। वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देयर आर टू सरफेसेस इन द लेंस। लेंस में दो सरफेस होता है। ये कॉन्केव में भी देखिए, कॉन्केव लेंस में भी एक सरफेस ये और एक सरफेस ये है, ठीक है। ये भी ऐसे जस्ट इमेजिन करिए हॉलो स्फीयर से बना होगा। इसकी बात की जाए तो ये एक हॉलो स्फीयर से बना होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो इस सरफेस के लिए काम कर गया और ये वाले के लिए कर गया, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। तो जब दो सरफेस से लेंस बना है तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना होगा, दो होगा, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहां पर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, C1 C2। यही C1 और C2 क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब लेंस जिन हॉलो स्फीयर से बना होता है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही उस लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्योंकि लेंस दो सरफेस से बना हुआ है, दैट मीन्स कि ये दो हॉलो स्फीयर से कट करके लिया गया होगा, तो उसका जो सेंटर होगा वो भी कितना होगा, दो होगा। एक को आप C1 मान लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करता है, तो एक को C1 मान लीजिए, एक को C2 मान लीजिए। यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये C1 और C2 जो है ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को। अब ये क्या होता है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस इज अ पार्ट। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये जो लेंस होते हैं ये एक हॉलो स्फीयर से बने होते हैं। उस हॉलो स्फीयर का अपना एक रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरफेस के किसी भी बाउंड्रीज के, ये जो सरकमफेरेंस है इसके किसी भी पॉइंट से जो लाइन मीट की जाती है सीधे सीधे, यही क्या कहलाती है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। डायग्राम में देखिए आप, तो ये सेंटर और ये सरफेस के या सरकमफेरेंस कहीं पर भी आप इधर मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए, मैथ में भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा, उसी को रेडियस कहते हैं। सेम वही चीज बोल रहा है कि वही जो रेडियस होता है वही क्या कहलाता है, इस लेंस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। अब जब आपने क्या पढ़ा अभी, इफ स्फीयर आर टू,
अब आपको अभी अभी मालूम है दो स्फीयर से मिलकर के दो सरफेस बनता है, तो अगर स्फीयर दो है दैट मीन्स की रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 2। तो एक को आप R1 बोल सकते हैं, एक को आप R2 बोल सकते हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, इस वाले सरफेस की बात की जाए, इस वाले सरफेस की बात की जाए तो सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और इस वाले सरफेस की जब बात की जाती है तो सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो पोर्शन है, ये काफी क्या है, छोटे हैं, पतले हैं, ठीक है, काफी थिन हमारा लेंस होता है, ये पोर्शन जो काफी थिन होता है। तो थिन लेंस के इमेजिन कर लिया जाता है कि जब ये एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो इसीलिए एक इनको मिडिल पॉइंट दे दिया जाता है जहां से रेडियस को माना जाता है। मतलब उस पॉइंट को O, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यहां से सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मैथमेटिकली आप जब बोलते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई भी लाइन मीट करते हैं, बट यहां पर ये कॉन्सेप्ट को मान लिया जाता है कि दोनों का सरफेस काफी थिन है तो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो इसीलिए एक सेंट्रल पॉइंट यहां पर मान लिया जाता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये दो स्फीयर से बना है तो रेडियस भी 2 होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे तो जो हमारा एक ये बनेगा, ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा, ये वाला यहां तक की बात की जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा R1 कहलाएगा, मतलब OC1। और अगर यही OC2 के बीच का डिस्टेंस बात की जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा R2, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेम ऐसे ही कॉनकेव के लिए भी होता है, ये कॉनकेव है, ठीक है। अब यहां सेंटर से O, ठीक है, यहां पर भी सब कुछ सेम मान के किया गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है काफी ये थिन होने की वजह से यहां पर एक कॉमन प्लेस मान लिया जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां O से C1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी R1, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और O से C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड R2, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर की अभी बात आ रही थी उसी पे हमारा नेक्स्ट टर्म आ चुका है ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, O से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी अभी आपने देखा भी है यहां पर। द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। कई बार क्या कहते हैं, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। मैं इसी डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूं, चाहे कोई भी आप कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉनकेव ले लीजिए, बात तो वही है। कई बार लोग क्या कहते हैं, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है तो थिन कंडीशन में सेंट्रल पॉइंट यहां बीच में आता है, पर कई बार जब वो मोटा होता है तो वो इधर उधर भी इसके ऑप्टिकल सेंटर हो सकते हैं। बट आपके क्लास 10th लेवल में आप बोल सकते हैं द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। या आप ज्योमेट्री बेस पे जो स्फीयर बना हुआ है, क्योंकि सेंटर इधर उधर भी हो सकता है, आप आगे के क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, 11th में 12th में जाएंगे जहां पर लाइट के बारे में आएगा तो वहां आप पढ़ेंगे, तो इसके सेंटर इधर उधर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना है उस लेंस का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये क्या है, O से रिप्रेजेंट किया जाता है, यही सेंट्रल पॉइंट जो है क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ये कॉनकेव में देख लीजिए, ये उसका सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज को याद रखिएगा जो मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, a ray of light passing through the optical center of a thin lens then goes straight without bending। आपने पढ़ा है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्ट होता है, दैट मीन्स इट विल बी बेंड। लेकिन अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाए, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से होकर के लाइट रे जाए तो ये सीधे सीधे ही निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। सब आपने मिरर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, एन इमेजिनरी
straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called principal axis. कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो क्या होता हो, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उनसे होते हुए जो सीधे सीधे लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. आई विल शो यू. यहां पर देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनसे होते हुए जो सीधे सीधे लाइन जा रही है, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा. इस वाले में भी देख लीजिए, यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर दोनों, सॉरी यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो सीधे सीधे लाइन पास होती है, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है. और प्रिंसिपल एक्सिस भी आप देख रहे हैं, ये किनसे होकर के जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है. तो इसको याद रखिएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए भी अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ये क्या होगा, बेंट नहीं होगा. इस चीज को याद रखिएगा. प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के लाइट रे जाती हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये C1 C2 को अगर मिलाएंगे तो किससे होकर के जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है. तो इनसे होकर के लाइट पासेस अगर होती हैं तभी ये बेंट नहीं होगा. और प्रिंसिपल एक्सिस होता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर के जनरली गुजरता है. मतलब C1 ऑप्टिकल सेंटर, C2 से होते हुए लाइन पास होती है. नेक्स्ट है फोकस और फोकल पॉइंट, जिसे हम कहते हैं. ठीक है, अब लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं. ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं. आप मिरर वगैरह में एक ही पढ़े हैं फोकस, आप यहां पर दो पाएंगे. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जब बात की जाती थी तो लेंस में हमारे दो मिले, लेकिन मिरर में कितने होते हैं, एक होते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं. तो लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकी, इनके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं. ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है कि होता क्या है. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं. फोकस मतलब F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट है तो आप F1 कर दीजिए. पहले क्या डिफाइन कर रहा है वो समझते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम in convex or directed to which in concave become parallel to the principal axis after refraction. क्या बोल रहा है, it is a point on the principal axis. ये principal axis हमारा है. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. इधर में C1 कहीं होगा, इधर C2 कहीं पर होगा. उनसे ऑप्टिकल सेंटर से होते एक इमेजिनरी लाइन पूरा जा रहा है. ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट जहां से द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम, यहां से रेज स्टार्ट होती हो, लाइट रेज इमर्ज होती हुई स्टार्ट होती है, निकलती है. ठीक है, या डायरेक्टेड टू विच, डायरेक्टेड टू मतलब ये कॉनकेव में ये इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन ये देखो कहां पर जाकर के मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मीट कर रहा है. तो ये यहां पर डायरेक्टेड विच मतलब दिशा, रियल में क्या हो रहा है, ये तो पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ये अगर मिलाएं तो ये एक पॉइंट पर मीट करता हुआ दिखेगा. इसी को कह रहा है डायरेक्टेड टू विच, इन कॉनकेव मैंने इसीलिए लिख दिया है. बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब इस कंडीशन में किसी एक पॉइंट से निकल रहा हो या किसी एक पॉइंट पर मीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप पाएंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है. देखिए यहां पर भी इंसिडेंट हो रहा है, एक पॉइंट पर मीट होता हुआ अपीयर हो रहा है. आप इसको रिफ्रैक्शन के बाद जब मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है. हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्रैक्शन के बाद देखिए पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहा है. उसी चीज को बोल रहा है. तो हम इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अगर फर्स्ट फोकस कोई भी पूछे तो आप बस दिमाग में रखिएगा कि कॉन्वेक्स में किसी एक पॉइंट से इमर्ज होता हुआ या कहीं से आते हुए एक पॉइंट पे मीट करते हुए जो अपीयर हो रहा है वो किसमें, कॉनकेव में. आफ्टर रिफ्रैक्शन उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है. तो इस कंडीशन में जो फोकस वो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस कहेंगे.
और याद रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। तो आइए समझते हैं कि ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। व्हाट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हेन लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट एट ए पॉइंट इन कॉन्वेक्स कंडीशन में और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट इन कॉन्केव इज कॉल्ड द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। बहुत ही सिंपल है और इसी को बेसिकली आप दिमाग में रखिएगा। जब लाइट रे क्या होता हो, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल में लाइट रे इंसिडेंट होती हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पर क्या करती हो, मीट करती हो। ये देखिए इंसिडेंट और आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। या अपीयर टू मीट, ये देखिए कॉन्केव में ये इंसिडेंट हुआ, अब नेचर के हिसाब से ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, लेकिन आप इसको पीछे मिलाएंगे तो एक पॉइंट पर क्या होगा, ये लाइट रेंज मिलेगा। ये देखिए इंसिडेंट हुआ, ये डाइवर्ज हो गया, लेकिन इस पॉइंट से यहां से मिलाएंगे तो एक पॉइंट पर मीट होता दिखा। तो अपीयर टू मीट या रियल में मीट कर रहा किसी एक पॉइंट पर, कहां, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और यही डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव निगेटिव, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होता है, F1 पॉजिटिव होगा कि F2 पॉजिटिव होगा, ये सारा चीज मैं आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाऊंगा। बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो आप पॉजिटिव निगेटिव बड़े आराम से समझा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इसी डायग्राम में आपको समझा देता हूं। ये फोकस है और कोई भी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो ये F2 है, तो इसमें फोकल लेंथ को स्मॉल F2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहां पर भी सेम ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस के बीच का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। F1 वाले केस में भी देख लीजिए, सेम ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है और ये F1 है फर्स्ट फोकस, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, F1। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर यहां से फर्स्ट फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। And the last point is, what is focal plane? The plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. इस डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूं। ये फोकस है, इस फोकस से एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे इस फोकस से होकर के कोई एक प्लेन पास हो रहा है, इस फोकस से ही होकर के कोई प्लेन पास हो रहा है, चाहे वो F2 हो चाहे F1 हो। वो प्लेन जो पास हो रहा है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर है, देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्लेन उन जो फोकस से होकर के जा रहा है, दोनों के बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। और कहीं से जाए, लेकिन हमको मेन क्या, फोकस होकर के जाए तो हम उसे फोकल प्लेन कहेंगे। कहीं से भी होकर जाए उसको नहीं कहेंगे, जो फोकस होकर के जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। यहां पर भी देख लीजिए कॉन्केव में है, ये हमारा फोकस है, इनसे होकर के कोई प्लेन जा रहा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, सॉरी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पर भी देखिए फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में ये फोकस है, इनसे होकर के प्लेन जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम यहां पर भी आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है, यहां पर भी आप ऐसे करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने वीडियो के शुरू में जो कहा था, अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हाँ दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
हमारे चैनल को पहुंचाने की भी कोशिश करें, ताकि हमें एक एनर्जी मिले कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और हम अपने तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज हो सके हम आपको नॉलेज के तौर पर उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।